गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिल्ली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज है 27 दिसंबर और इस वीडियो के अंदर 27 दिसंबर की कंपटीशन के लिहाज से जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं। आज ज़बरदस्त करंट अफेयर्स आया है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बात करते हैं। ये जो टेलीस्कोप है ये क्यों न्यूज़ के अंदर है, क्योंकि नासा के द्वारा 25 दिसंबर को इसको अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। ये आप चित्र वगैरह इसका देख सकते हो ये टेलीस्कोप का। इसमें प्राइमरी मिरर, सेकेंडरी मिरर, कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगे हैं जो अंतरिक्ष के अंदर कार्य करने वाले। आइए इसके की फैक्ट वगैरह आपको बताता हूँ। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये पिछले 3 दशकों से कार्य कर रही हब्बल स्पेस टेलीस्कोप है उसका स्थान लेगी। तो पिछले 30 सालों से कौन सी टेलीस्कोप है जो कार्य कर रही थी, जो अभी हाल ही के अंदर सेवा मुक्त हुई है, तो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप है, ये सेवा मुक्त हुई है। उसी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए नासा के द्वारा इस टेलीस्कोप का लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये जो टेलीस्कोप है ये नासा के साथ साथ यानी यूएसए के साथ साथ कनाडा अंतरिक्ष एजेंसी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इन तीनों अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को निर्माण किया था और इसको हाल ही के अंदर अभी 25 दिसंबर को लॉन्च किया गया। ये चीज़ भी आप याद रखना, 3 एजेंसियों का प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके अंतर्गत 6.5 मीटर का एक प्राथमिक दर्पण युक्त एक बड़ा अवरक्त टेलीस्कोप वगैरह लगा है। जो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप है उसके अंदर जो मिरर था उसकी तुलना के अंदर दुगुना इसके अंदर बड़ा मिरर लगा है। इसी के चलते अंतरिक्ष में स्थापित अब तक की सबसे बड़ी अंतरिक्ष वेधशाला है, यानी सबसे बड़ी टेलीस्कोप है। तो ये चीज़ आप याद रखना, विश्व की सर्वाधिक उन्नत अंतरिक्ष वेधशाला। इसका मुख्य काम क्या रहेगा? ये हब्बल स्पेस टेलीस्कोप है, उसके कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ साथ ब्रह्मांड के अंदर कुछ बड़े रहस्य हैं उसको सुलझाने का उद्देश्य से इसको निर्मित किया गया, इसको लॉन्च किया गया है। बड़े रहस्य कैसे दोस्तों? बिग बैंग जो घटना हुई थी उसके पश्चात जो बनने वाले जो प्रथम तारे थे, आकाशगंगाएं थीं, उनकी खोज करने के साथ साथ तारों के चारों ओर यानी सौरमंडल के अंदर जो ग्रह है उनके परिवेश, उनके वातावरण का अध्ययन करने के लिए इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। इसका मुख्य काम है ब्रह्मांड के कुछ रहस्यों का पता लगाने के साथ साथ जो ग्रह रहते हैं उसके चारों ओर जो वातावरण रहता है उसका अध्ययन करेगी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, सुशासन सूचकांक 2021 के बारे में बात करते हैं। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसको 2019 के अंदर जारी किया गया था। ठीक है, ये 25 दिसंबर 2021 को ये सूचकांक जारी किया गया था और 25 दिसंबर को भारत सरकार के द्वारा गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, यानी सुशासन दिवस मनाया जाता है। कौन से नेता? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती है उसके अवसर पे ये सूचकांक है वो जारी किया गया था। किसके द्वारा? डीओपीटी के द्वारा। आप कंफ्यूज मत होना, आप सोचोगे कि नीति आयोग के द्वारा ये सूचकांक वगैरह जारी किया जाता है, जबकि डीओपीटी के द्वारा, जिसका हिंदी नाम है कार्मिक मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के द्वारा सुशासन सूचकांक है वो 25 दिसंबर को जारी किया गया था। और 25 दिसंबर को ही गुड गवर्नेंस डे, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पे ये सूचकांक दिवस वगैरह मनाया जाता है। ठीक है, 2021 के सूचकांक के अंदर गुजरात सबसे टॉप पर है, ये चीज़ याद रखिए। गवर्नेंस के मामले के अंदर गुजरात सबसे ऊपर है, उसके बाद में महाराष्ट्र और गोवा ये आते हैं। और 2021 के सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा वृद्धि की है, ये चीज़ भी आप याद रखिए। इस सूचकांक के अंतर्गत 10 क्षेत्रों के आधार पर सरकारों का मूल्यांकन किया जाता है। 10 गवर्नेंस से जुड़े जो क्षेत्र हैं, जैसे कृषि हो गया, आर्थिक प्रशासन, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक अवसंरचनाएं, पब्लिक सर्विसेज, समाज कल्याण, न्यायिक, जन सुरक्षा वगैरह, इस तरह के 10 क्षेत्र हैं जिसके आधार पे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की गवर्नेंस का आंकलन इस सूचकांक के अंतर्गत डीओपीटी के द्वारा किया जाता है और अभी ये लॉन्च किया गया था, ये चीज़ याद रखें। नेक्स्ट, अभ्यास के बारे में बात करते हैं। अभ्यास है क्या दोस्तों? ये डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है।
आप सोचो कोई सैन्य अभ्यास वगैरह होगा, नहीं, ये स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, जिसका हाल ही के अंदर उड़ीसा से डीआरडीओ के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण वगैरह किया गया था। ये एक स्वदेशी मानव रहित हवाई लक्ष्य प्रणाली है। इसका अब चित्र से देखिए, ये एक मानव रहित यानी ड्रोन की तरह रहता है, ये ड्रोन की तरह मानव रहित हवाई लक्ष्य प्रणाली है। ये टेक ऑफ के लिए इसके काम आता है। साथ में इसके पीछे टरबाइन वगैरह लगी रहती है, गैस टरबाइन लगी रहती है, जो इसको टारगेट वगैरह भेजने के अंदर सक्षम बनाती है। तो ये चीज़ याद रखना, ये एक स्वदेशी मानव रहित हवाई लक्ष्य प्रणाली है। ये ड्रोन की भांति है, जिसका इस्तेमाल विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के लिए एक लक्ष्य के रूप में किया जाएगा और डीआरडीओ के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ये एक छोटे गैस टरबाइन इंजन के माध्यम से संचालित होता है। ये पीछे इसके इंजन लगा रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस इंजन से ये संचालित होता है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, वन धन क्रॉनिकल के बारे में बात करते हैं। वन धन क्रॉनिकल, जिसका अभी जनजातीय मामलों के मंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ट्राइफेड वन धन क्रॉनिकल। क्रॉनिकल का अर्थ होता है दस्तावेज। तो जो ट्राइफेड वन धन क्रॉनिकल है, वो देश के आदिवासी समुदाय के लिए जो सरकार के द्वारा किए गए कार्य और प्रधानमंत्री वन धन योजना है, उसके अंतर्गत जो आदिवासी समुदाय की उपलब्धियाँ हैं, उसका दस्तावेजीकरण किया गया है। उनको उपलब्धियों को नोट किया गया है। एक तरह से वन धन सरकार के द्वारा जो भी आदिवासी समुदाय के लिए कार्य वगैरह किए गए थे, और 2018 के अंदर प्रधानमंत्री वन धन योजना स्टार्ट की गई थी, उससे जो भी बेनिफिटेड आदिवासी समुदाय हैं, उनकी जो भी उपलब्धियाँ वगैरह हैं, उसका इसमें रेखांकन वगैरह किया गया है। तो ये चीज़ याद रखना। प्रधानमंत्री वन धन योजना है, वो 2018 में स्टार्ट की गई थी, बीजापुर से स्टार्ट की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एक वन धन विकास केंद्र स्थापित करना। बहुउद्देश्य वन धन विकास केंद्र है, वो इस योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए थे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, ठीक है। इनकी जो क्रियान्वयन एजेंसी है वो ट्राइफेड है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। और इन बहुउद्देशीय वन धन विकास केंद्र के माध्यम से जो आदिवासी समुदाय के जो प्रोडक्ट हैं, जो गौण प्रोडक्ट वगैरह हैं, उनको लाना, उनको उन प्रोडक्ट के बारे में प्रशिक्षण वगैरह प्रदान करना, उनकी प्रोसेसिंग वगैरह, और मार्केट के अंदर कैसे वो प्रोडक्ट बिक सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसके लिए एक तरह से मार्केटिंग करने का काम ये वन धन विकास केंद्र के माध्यम, एक तरह से आदिवासी समुदाय को प्रशिक्षण देना कि कैसे प्रोडक्ट को तैयार करें, कैसे इसकी क्वालिटी वगैरह, इसको कैसे पैकेजिंग के अंदर क्या है कि कैसे इसको यूज करें, ये सारे कुछ इसमें प्रशिक्षण के तौर पे इस योजना के अंतर्गत वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए थे, ताकि आदिवासी समुदाय की जो भी आजीविका है उसको बेहतर किया जा सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके। अब आपको ट्राइफेड, जो प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के तौर पे ट्राइफेड के द्वारा इसकी स्थापना 1987 के अंदर हुई थी, जिसका पूरा नाम है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद। भारतीय जनजातीय सहकारी, इसके नाम से अपने को पता चल रहा है कि इसका काम क्या है, विपणन यानी मार्केटिंग का काम करता है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग का काम करती है। किसके लिए? जनजातीय समुदाय के लिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 के अंदर। 1984 के जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, यानी बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 है, उसके अंतर्गत हुई थी। ये एक, तो इसकी वजह से ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक संस्था है, जो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। और इसका मुख्य काम ये है, ये प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना की एजेंसी होने के साथ साथ आदिवासी समुदाय के जो भी प्रोडक्ट वगैरह हैं, उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर कैसे बढ़ावा दिया जाए, उनकी डिमांड वगैरह क्रिएट की जाए, और उन उत्पादों को कैसे तैयार किया जाए। इसके साथ साथ आदिवासी समुदाय की हेल्प करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण करना, उनको प्रशिक्षण वगैरह प्रदान करना, ये काम ट्राइफेड के द्वारा किया जाता है। और इसकी स्थापना ये कब हुई, ये सारा आप याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, नव भारत साक्षरता अभियान के बारे में बात करते हैं। ये केंद्र सरकार का एक साक्षरता अभियान है, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2022 से शुरू किया जाएगा, और मार्च 2027 तक यह अभियान चलने वाला है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है, केंद्र सरकार के द्वारा 15 साल और उससे अधिक 5 करोड़ गैर साक्षर लोगों को इसके अंदर दायरे के अंदर लाया जाएगा, और 100%
साक्षरता सुनिश्चित, भारत के अंदर 100% साक्षरता है, लिटरेसी वगैरह सुनिश्चित करने के लिए नव भारत साक्षरता अभियान शुरू किया जाएगा। उनको ऑनलाइन ऑफलाइन प्रशिक्षण वगैरह, उनको साक्षर वगैरह किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, पैक्सलोविड के बारे में बात करते हैं। ये एक कोविड-19 से रिलेटेड दवा है जिसको अमेरिका के द्वारा इसको मंजूरी दे दी है। अमेरिका का जो फार्मास्यूटिकल विभाग है उसके द्वारा मंजूरी दी है। ये कौन सी कंपनी के द्वारा तैयार की गई है? फाइजर, ये भी अमेरिका की कंपनी है, उसके द्वारा पैक्सलोविड कोविड-19 दवा तैयार की गई थी जिसको अमेरिका के द्वारा अनुमति दे दी है। ये इसका जो यूज है वो गंभीर बीमारी की स्थिति में 12 साल के बच्चों को भी इसको लगाया जा सकता है, पैक्सलोविड। ठीक है, याद रखना। ये कोरोना से लड़ने वाली दुनिया की पहली ओरल एंटीवायरल पिल है, यानी पिल के रूप में ये गोली के रूप में पैक्सलोविड रहेगी, जो दुनिया की पहली ओरल एंटीवायरल। ठीक है, इसके अंदर, इस पिल के अंदर एक कम खुराक वाली HIV ड्रग्स है दोस्तों, रटनवीर, उसका संयोजन, इसका कॉम्बिनेशन के साथ में इसको लगाया जाता है। जो फाइजर की ये दवा है, इसको कोविड-19 से संबंधित जो भी केस वगैरह है उसमें एक दवा के साथ में लगाया जाता है, संयोजन कॉम्बिनेशन के साथ में लगाया जाता है। कौन सी? HIV दवा रटनवीर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और ये उन पेशेंट वगैरह को लगाया जाएगा जो कोविड-19 हो चुका है लेकिन गंभीर स्थिति के अंदर नहीं है, जिनको ऑक्सीजन वगैरह की आवश्यकता नहीं है, हालांकि उनकी सिचुएशन ख़राब हो सकती है। एक तरह से प्राइमरी स्टेज के अंदर इसको पैक्सलोविड है, उसको दवा को लगाया जाएगा। भारत के अंदर अभी परमिशन वगैरह नहीं है, क्योंकि अभी कोई भी इस फाइजर कंपनी के द्वारा भारत की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके साथ समझौता किया जाएगा, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जाएगी। तो भारत के अंदर अभी अवेलेबल नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, PIB की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ई-श्रम पोर्टल के बारे में बात करते हैं। ई-श्रम पोर्टल है, ये श्रम मंत्रालय के द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया था, और अभी न्यूज़ ये है कि इस पोर्टल ने 4 महीने के अंदर अंदर इस पोर्टल पर 14 करोड़ भारत के जो श्रमिक वगैरह हैं उन्होंने इस पर रजिस्टर्ड किया है, यानी पंजीकरण उनका हो गया। 14 करोड़ क्या है कि, तो इसके चलते अनौपचारिक क्षेत्र का हर तीसरा श्रमिक ई-श्रम पोर्टल है उस पर पंजीकरण कर दिया है। तो ये न्यूज़ थी। ठीक है, इस पोर्टल के माध्यम से श्रम मंत्रालय के द्वारा अनौपचारिक क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, जितने भी भारत के अंदर अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं श्रमिक हैं, उनका डाटाबेस बनाया जा रहा है, ताकि सरकार के द्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और अन्य कल्याणकारी योजना वगैरह है उसका फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत अगस्त 2021 के अंदर की गई थी। तो ये चीज़ याद रखना। अगला INS खुखरी के बारे में बात करते हैं। ये एक युद्धपोत है जो भारतीय नौसेना को 32 साल तक लगातार सेवा देने के बाद में, यानी अभी ये रिटायरमेंट हुआ है INS खुखरी, इसका अभी विशाखापट्टनम के अंदर डिकम्युनिशन किया गया था। तो ये चीज़ याद रखना। INS खुखरी जो अभी हाल ही के अंदर सेवा मुक्त हो गया है, ये भारत का पहला स्वदेशी निर्मित एक मिसाइल कॉर्वेट जहाज़ था। 1989 के अंदर इसको मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया था, और ये भारत का पहला स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट जहाज़ था जिसको हाल ही के अंदर सेवा मुक्त किया गया, INS खुखरी। तो ये चीज़ याद रखना दोस्तों। इसी के साथ आज 27 दिसंबर की सारी करंट अफेयर्स हैं वो कवर हो गई है। आप धन्यवाद सभी का। और मैं चाहता हूं दोस्तों, ये स्टार्टिंग फेज है चैनल का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि मेरे को भी एक तरह से मोटिवेशन वगैरह मिले, आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊँ अच्छी क्वालिटी के साथ में। और यदि आप पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करना चाहते हो तो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैगजीन है, उसको मैंने कवर किया पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के साथ। तो आप उन वीडियो को देख सकते हो। धन्यवाद सभी का।